हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज शुरू करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो यानी कि सेकंड वीडियो अबाउट द डिस्कशन ऑफ द एमसीक्यूज इन द फिजिक्स एंड द चैप्टर इज फोर्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज से हम लोग जो आगे के वीडियोस देखेंगे उसमें आप यहाँ पर एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस या 9 क्वेश्चंस का कलेक्शन पाएंगे हर वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम शुरू कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज इक्वल टू, जो अब आपने मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क को समझा है ना, जिसमें आपने देखा था कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उसकी करेक्ट आंसर या करेक्ट डेफिनेशन या करेक्ट फॉर्मूला क्या है, उसकी बेसिस पे ये आंसर आएगा। तो देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज इक्वल टू, फर्स्ट आंसर दिया है प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस। सेकेंड आंसर है product of the magnitude of force and perpendicular distance of line of action of force from the pivot. थर्ड है product of turning effect and force. फोर्थ है product of the maximum force applied and its perpendicular distance from the pivot. क्या लगता है आपको कौन सा आंसर ठीक होना चाहिए? एक बार लॉजिक लगाते हैं। तो देखिए फोर्स और डिस्टेंस कोई मतलब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने देखा था कि ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे अगर यहाँ पाइवोट है O और यहाँ से फोर्स लगाया तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होती है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पाइवोट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यही तो बात आई। तो ये तो हो ही नहीं सकता, डिस्कार्ड हो गया। थर्ड को देखिए प्रोडक्ट ऑफ टर्निंग इफेक्ट एंड फोर्स, कोई मतलब ही नहीं हुआ। टर्निंग इफेक्ट तो क्रिएट होता है जब हम फोर्स लगाते हैं इन रिलेशन टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो प्रोडक्ट ऑफ द मैक्सिमम फोर्स, अब अगर हम ज़्यादा ही फोर्स लगा देंगे तो टर्निंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? हम टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं कम फोर्स लगा के, तभी तो आउटकम बढ़िया आता है। ये अभी और समझेंगे आगे अच्छे से। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स यानी कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पिवट। मीन्स क्लियर हो गया, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो टिक कर लीजिए, ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन 7। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन है, ऑन ए बॉडी पाइवोटेड एट ए पॉइंट, इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट फ्रॉम द लेफ्ट इट विल प्रोड्यूस। समझिए क्वेश्चन को, आंसर भी बाद में देखेंगे जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा ना, आंसर क्लियर हो जाएगा। देखिए एक बॉडी है, इस बॉडी को पाइवोट किया गया है, सपोज इस पॉइंट पे पाइवोट किया गया है O पे, और एक फोर्स लगाया जा रहा है इस पे, किधर से? लेफ्ट से। अब देखिए अगर जब आप अपने हिसाब से देखें तो आप जब मुझे देख रहे हैं तो इधर की तरफ से ये लेफ्ट हुआ, ये लेफ्ट का पार्ट है और ये राइट है। तो अगर इधर लेफ्ट से फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी में जो टर्निंग इफेक्ट होगा वो किधर को होगा? लॉजिकली सोच के देखिए, इसको तो हटा दें। जब लेफ्ट से फोर्स लगा रहे हैं तो ये इस तरह से बॉडी में टर्निंग इफेक्ट आएगा। इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। लीजिए अब आंसर क्लियर हो जाएगा, ढूंढिए। फर्स्ट आंसर है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, सेकंड है क्लॉकवाइज मोमेंट, डिस्कार्ड हो गया ना। बोथ 1 and 2, ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों तरफ चली जाए बॉडी? नन ऑफ दीज, ये भी नहीं। तो कंक्लूजन आया, आंसर क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सिमिलरली एक क्वेश्चन और बन जाता है, वो मैंने बनाया नहीं, इसी से समझ में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन होता है कि राइट से फोर्स लग रहा है तब क्या होगा, तो क्लॉकवाइज मोमेंट आंसर हो जाता। आई थिंक अब आपको 2 चीज़ें क्लियर हो गई कि लेफ्ट से फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी टर्निंग इफेक्ट में जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, और राइट से अगर फोर्स लग रहा है तो बॉडी जाएगी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन नंबर 7 इज क्लियर। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क एंड द वर्क डन बोथ हैव सेम यूनिट्स। क्या आप ये जानते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन मीटर और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी न्यूटन मीटर। तो मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क एंड द वर्क डन बोथ हैव सेम यूनिट, क्या? न्यूटन मीटर। बट दे डिफर इन, देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स और वर्क डन की यूनिट सिमिलर होती है न्यूटन मीटर, पर दोनों डिफर करते हैं। किस सेंस में? आइए देखें आंसर्स क्या दिए। फर्स्ट, वर्क इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड टॉर्क इज स्केलर। क्या लगता है आपको? सेकंड देखिए, वर्क इज स्केलर एंड टॉर्क इज वेक्टर। कुछ ठीक लग रहा है ना ये? थर्ड देखिए,
वर्क इज ऑल्सो कैलकुलेटेड इन जूल। वर्क को देखिए मैकेनिकल एनर्जी से कहते हैं ना, उसमें जूल्स होती है ना यूनिट, SI यूनिट ऑफ द वर्क डन। बट टॉर्क इज ओनली न्यूटन मीटर, टॉर्क के लिए हम जूल नहीं यूज करते हैं। और फोर्थ आंसर है बोथ सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। क्या लगता है आपको? आई थिंक ये वाला गलत है ना। वर्क इज वेक्टर, कहाँ वेक्टर होता है? वो तो स्केलर क्वांटिटी होती है और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्यों है भाई? क्योंकि जब आप उस पर फोर्स लगा के उस पर टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये डिसाइडेड है, या तो वो एंटी क्लॉक डिसाइड होगा या क्लॉकवाइज डिसाइड होगा, यानी कि डायरेक्शन उसकी डिसाइडेड है, या तो क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट क्रिएट होगा या एंटी क्लॉक, वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर होगा फोर्थ पार्ट, मींस वर्क इज स्केलर एंड टॉर्क इज वेक्टर, एज वेल एज वर्क कैन बी कैलकुलेटेड इन जूल बट टॉर्क इज ओनली न्यूटन मीटर। चलिए शुरू कर देते हैं क्वेश्चन 9। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फॉर प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट ऑन ए बॉडी, कैसा टर्निंग इफेक्ट है टॉर्क? मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं हम फॉर ए गिवन फोर्स, मतलब निश्चित फोर्स के रिलेशन में, डिसाइडेड फोर्स के रिलेशन में, तो क्या आंसर ठीक होगा? फर्स्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मैक्सिमम, यानी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम की तरफ होना चाहिए। दूसरा, फोर्स अप्लाइड शुड बी मैक्सिमम, फोर्स अप्लाइड शुड बी मैक्सिमम, ज़्यादा फोर्स लगा दें तो ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा। थर्ड, फोर्स नीड नॉट टू बी अप्लाइड, फोर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और चौथा, सभी करेक्ट हैं, ऑल आर करेक्ट। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। अगर हम टर्निंग इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हम चाहते हैं ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट क्रिएट हो, तो ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट तभी क्रिएट होता है जब हम डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पाइवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को ज़्यादा कर दें। भाई काम तब बढ़िया होगा जब हमने कम फोर्स लगाया या एक पर्टिकुलर गिवन फोर्स है लेकिन डिस्टेंस बढ़ा दें तो टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा आ जाएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस में यही होता है, फॉर प्रोड्यूसिंग द ग्रेटर टर्निंग इफेक्ट बाय अप्लाइंग द लेस फोर्स, how is it possible when we are making the perpendicular distance maximum or greater extent तक? तो आंसर क्लियर है, कौन सा होगा? फर्स्ट आंसर, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मैक्सिमम। तो ये हुआ क्वेश्चन 9। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन 10 इज टू टाइप्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, दो तरह के मोमेंट ऑफ फोर्स होते हैं। दीज आर, आइए आंसर्स को देखें। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, दो तरह के होते हैं ना, एक तो क्लॉकवाइज होता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। एक आंसर दिया हुआ है। अब दूसरा आंसर देखिए, नेगेटिव क्लॉकवाइज एंड पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। भाई ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, या हो सकता है तीसरा ठीक हो। थर्ड, पॉजिटिव क्लॉकवाइज एंड नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। फोर्थ है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। और फिफ्थ है बोथ फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। आपको क्या लगता है? देखिए, क्लॉकवाइज मोमेंट हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। और यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन दिए हैं जिसके बारे में आंसर है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। तो थर्ड का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि पॉजिटिव यहाँ क्लॉकवाइज दिया है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? फोर्थ आंसर होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। यानी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव है और एंटी क्लॉक पॉजिटिव है, साथ में ये दो ऑप्शन हैं। अब देखिए इसी तरह से सिलेक्शन होता है, जैसा क्वेश्चन दिया है और जैसे आंसर्स दिए हैं उस रिलेशन में आपको यहाँ सिलेक्शन करना होता है। आंसर ये भी ठीक है, आंसर ये भी ठीक है, और क्वेश्चन में कहा गया है ये दोनों ठीक हैं तो हम दोनों पे ऑप्ट करेंगे। आप इसको लगा देंगे तो गलत माना जाएगा क्योंकि ये भी तो ठीक आंसर है क्योंकि इसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से MCQs में इसी बात का ध्यान देना होता है। तो आपका आंसर होगा फोर्थ वन। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 11। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज्ड, कैसे चेंज की जा सकती है? बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पहला आंसर है। by changing the perpendicular distance between the pivot and force, by changing the direction of force. Fourth, part 1 and 3rd are correct या all are correct, फिफ्थ आंसर है। क्या लगता है आपको? देखिए ये एक बॉडी है, ये बॉडी यहाँ पे पाइवट है। अगर ये एंटी क्लॉक जा रही है और आप इसे क्लॉक वाइज घुमाना चाहते हैं तो पहले जब आप एंटी क्लॉक ले जा रहे थे तो इधर से फोर्स लगा रहे थे,
और जब इसे क्लॉकवाइज घुमाना चाहेंगे तो इस डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमें जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है बदलना है, मतलब बाई चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दूसरा साथ में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बाई चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पहले आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं, आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं या इधर से फोर्स लगा रहे हैं, तो देखिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदल रहा है। तो आंसर कौन सा होगा, यानी बाई चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एज वेल एज चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब पार्ट 1 एंड 3 आर करेक्ट। लेकिन बाई चेंजिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या डिस्टेंस बदलने से कोई क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉक नहीं हो जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स। तो आप टिक कर देंगे आंसर नंबर 4, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये देखिएगा, टू ओपन और शट अ डोर वी अप्लाई फोर्स। हमें एक डोर को बंद करना है या खोलना है, तो हम जो फोर्स लगाते हैं वो कहाँ पर लगाएंगे, किस तरह से लगाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इन ऑप्शंस को पढ़ने के पहले एक लॉजिक को देख लीजिए, छोटा सा लॉजिक है जिससे आपका दिमाग तेज चलेगा। देखिए ये डोर है, हमारे आपके सबके घर में डोर होते हैं। डोर में हिंज है, ये हिंज लगा हुआ है। हिंज मीन्स जहाँ से उसे फिक्स किया गया है, और आप उस पर एक हैंडल लगाते हैं ना, जिससे बंद करते हैं या ओपन करते हैं। वो हैंडल यहाँ लगाते हैं कहीं। आपने देखा होगा आपके डोर का हैंडल हमेशा इस हिंज से बहुत दूर लगा होता है, बिल्कुल एज पे, यहाँ इस कॉर्नर पे लगा होता है, ना मिडिल में लगा होता है ना इस तरफ लगा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हिंज जितना दूर होगा तो ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवॉट यानी फिक्स पॉइंट से इस डोर के हिंज का से इस हैंडल का डिस्टेंस ज़्यादा होने से हमें जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो कम करना पड़ेगा, लेस फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी बात, हमेशा ये रिलेशन फोर्स और डिस्टेंस के बीच में 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर या नॉर्मल होता है। तो जो हम फोर्स लगाते हैं इस हैंडल पे, वो कैसे लगाते हैं आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए। नहीं समझ आए तो डोर को ओपन या क्लोज करके देखिएगा। आप ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर डायरेक्शन से फोर्स लगाते हैं। आइडिया मिल गया होगा। आइए अब आंसर्स को पढ़ते हैं। टू ओपन और शट अ डोर वी अप्लाई फोर्स एट इट्स हैंडल विच इज पाइवोटेड एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज। चलिए भाई ठीक है, हिंज से मैक्सिमम डिस्टेंस पे फोर्स लगाया आपने, ये हैंडल सबसे ज़्यादा दूरी पर है। सेकंड, अब दूसरा ऑप्शन देख लें भाई, ऑप्शन के रिलेशन में हमें आंसर डिसाइड करना है। एट इट्स हैंडल विच इज पाइवोटेड एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज। तो देखिए मिनिमम का तो आउटराइट रिजेक्ट कर दीजिए, तो ये हो ही नहीं सकता। थर्ड देखिए, नॉर्मल टू इट्स हैंडल विच इज पाइवोटेड एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज, मीन्स नॉर्मल पे लगाया। इसका मतलब यही आंसर तो होना चाहिए, हमें मिल रहा है ये आंसर। और फोर्थ भी देख लें, नॉर्मल टू इट्स हैंडल विच इज पाइवोटेड इन द मिडल फ्रॉम द हिंज, तो मिडल पे भी नहीं होगा। तो आंसर बिल्कुल क्लियर है, दिस थर्ड पार्ट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें भी डोर से रिलेटेड क्वेश्चन ही है ये। इफ हैंडल ऑफ अ डोर इज कनेक्टेड इन द मिडल ऑफ द डोर, जैसा भी इससे पहले के क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ये हैंडल हम हमेशा हिंज से मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि कॉर्नर ऑफ द डोर पे लगाते हैं, लेकिन अब बोला गया है कि अगर हम डोर के हैंडल को उसके मिडल पे कनेक्ट कर दें तब क्या होगा। तो हमें जो आंसर देना है वो इन्हीं में से कोई सेलेक्ट करके द बेस्ट आंसर देना है और करेक्ट आंसर देना है। तो देखें, फर्स्ट, द टर्निंग इफेक्ट ऑन द डोर विल बी वेरी लार्ज, यानी कि अगर हम हैंडल को मिडिल पे लगाते हैं तो टर्निंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लगता है आपको ऐसा? सोच के देखिए। सेकेंड, लेस फोर्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस ग्रेटर टर्निंग इफेक्ट, यानी कि हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट हो जाएगा। थर्ड, मोर फोर्स विल बी नीडेड टू प्रोड्यूस ग्रेटर टर्निंग इफेक्ट, या ऑल आर करेक्ट, सभी सही हैं। मेरे को लगता है कि हम जैसे जैसे हिंज से हैंडल का डिस्टेंस कम करते जा रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कम होता चला जा रहा है, और जो फोर्स अप्लाई करेंगे नॉर्मली हम हैंडल पे, उसके रिलेशन से जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो तो कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया और हमें लगाया जाने वाला फोर्स बढ़ाना पड़ेगा।
तो यहां पर जो बेस्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है वो कौन सा है? मोर फोर्स विल बी नीडेड टू प्रोड्यूस ग्रेटर टर्निंग इफेक्ट, यानी कि आपके सामने ये आंसर आ गया। ये थर्ड आंसर विल बी द करेक्ट वन। तीनों तो करेक्ट हो ही नहीं सकते और ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट तो कम हो जाएगा अगर हम हैंडल को पास कर देंगे हिंज के। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये क्वेश्चन जो है फ्लोर ग्राइंडर से रिलेटेड है। हैंड फ्लोर ग्राइंडर जो कि स्टोन का बना हुआ होता है, जिससे कि गेहूं को पीसा जाता है। To produce maximum turning effect in a circular stone floor grinder, its handle is pivoted. कहाँ पे लगाया जाता है ये हैंडल? आई थिंक आपने इसका एग्जाम्पल भी बुक में पढ़ा होगा। और ये इस तरह का एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह की डिस्क होती है, ये स्टोन की बनी हुई डिस्क होती है जिसमें एक हैंडल लगाया जाता है और इसके बीच में ये इसका फिक्स पॉइंट यानी पाइवट होता है, जिसके रिलेशन में ये घूमता है और इसमें एक हैंडल लगाया जाता है। अब लॉजिकली सोच के देखिए, ये हैंडल कहाँ लगाना चाहिए? आई थिंक यहाँ हैंडल लगाना चाहिए इतनी दूर पे। ये लकड़ी का हैंडल होता है जिसकी हेल्प से हम इसे घुमाते हैं। तो टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करना है और वो भी कम फोर्स से, मेहनत कम करनी पड़ेगी हमें। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा कर देंगे तो यहाँ से फोर्स लगाएंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट होगा जिस एक्सिस के रोटेशन के रिलेशन में, तो टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा आ जाएगा। तो अब इस रिलेशन से जरा क्वेश्चंस के ऑप्शंस को पढ़ें। पार्ट 1, इट हैंडल इज पाइवोटेड अवे फ्रॉम द रिम टुवर्ड्स द सेंटर। अवे फ्रॉम द रिम टुवर्ड्स द सेंटर, क्या ये ठीक लग रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं ठीक लग रहा है। सेकंड देखिए, नियर इट्स रिम, रिम के किनारे पर, आई थिंक ये थोड़ा सा ठीक है ना। थर्ड देखिए, एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, बिल्कुल ठीक लग रहा है। फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, मतलब नियर द रिम या मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि ये दोनों ऑप्शन वो दे रहे हैं यहाँ पे, आर करेक्ट। और फोर्थ, नन ऑफ दीज, कोई भी आंसर ठीक नहीं है। तो द बेस्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन, मीन्स नियर भी रिम के हो गया और मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हो गया। तो आपका फोर्थ आंसर करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वे आपने इस वीडियो में क्वेश्चन 6 से लेके क्वेश्चन 14 तक ये क्वेश्चन सीख लिए और इनकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से। वीडियो यहीं तक आते आते बहुत लंबा हो जा रहा है, क्योंकि मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आंसर्स का, वो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ क्वेश्चन से ही काम नहीं चलता है, उसके बारे में समझ में आना चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इनकी प्रैक्टिस करिए, इनको जॉट डाउन करिए और कल मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें आगे के 8 या 9 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।